हाँ, सो कल हमारे लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और उसके बाद में ग्लूकोज का टोटल ब्रेकडाउन म्हणजे इंटरनल, हाँ टोटल ब्रेकडाउन, पहले हमने रेस्पिरेशन देखे थे, देन रेस्पिरेशन की टाइप्स देखे, देन रेस्पिरेशन एरोबिक में दो टाइप होती है, एरोबिक और एरोबिक। एरोबिक में दो फेज होती है। परसों के लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा सेलुलर म्हणजे एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखे थे, और कल के लेक्चर में इंटरनल रेस्पिरेशन हमने देखे कि जो सेल के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है 3 स्टेप्स में, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये 3 स्टेप में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ओके, और अगर इन केस ऑफ प्रोटीन, अगर हम खाना नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में नहीं होता है, ग्लूकोज कम होता है लेवल उसका, तो फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। म्हणजे आफ्टर द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। और प्रोटीन का भी मैंने आपको बोला कि उसका कन्वर्जन पहले अमीनो एसिड्स में होता है, और अमीनो एसिड्स का पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट का जो है तो डायरेक्टली वो क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है। सॉरी, अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स का पायरुवेट ही बनता है, उसका डायरेक्टली एसिटिल कोए और क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है, म्हणजे वहां ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस नहीं होती है। और लिपिड में भी अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो उसमें भी ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है, लिपिड का डायरेक्टली फैटी एसिड बनता है, और फैटी एसिड का एसिटिल कोए एंड क्रेब्स साइकिल और ईटीएस से एनर्जी रिलीज होती है। यहां तक कल हुआ था हमारा। देखो रेस्पिरेशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है और एक होता है अन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ये दो टाइप का है, एक है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, या इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा होता है इंट्रा सेल्यूलर, या इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में नोस्ट्री, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकी, ब्रोंकियो और अल्वियोलाई तक के काम होता है ना। और इंटरनल, इंट्रा सेल्यूलर में 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, अनदर इज क्रेब्स साइकिल एंड अनदर इज ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, है ना। ओके, देन सेल में मैंने बोला था कि जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, बरोबर है। इसका बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए, बरोबर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ब्रेकडाउन होता है, तो इसको बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल। हाँ रीना। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो थर्ड स्टेप होती है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जिसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज के बदले में अगर प्रोटीन हो तो ये प्रोटीन का बनता है अमीनो एसिड्स, या अमीनो एसिड का एसिटिल कोए, एंड देन प्रोसेस सिमिलर होती है। हाँ, अगर इसमें ये ग्लूकोज में लिपिड हो, ग्लूकोज के बदले में लिपिड्स हो, तो लिपिड्स का बनता है फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स का एसिटिल कोए एंड सिमिलर प्रोसेस होती है, बरोबर है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है बेटा। ये कौन सा था, कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक, तुम्हारे पास बुक है क्या अभी साइंस सेकंड की 10वीं की है मेरे पास में? देखो पेज नंबर 15 निकालो।
देखो उस पे दिया हुआ है एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हाँ, तो ये टॉपिक हम देख रहे हैं अभी, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, अब बंद कर दो बुक, अब सब बोर्ड पे ध्यान दो इधर। हाँ, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या, तो सबसे पहले तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये कि द रेस्पिरेशन ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की गरज नहीं, उसको अनएरोबिक बोलते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज म्हणजे की कार्बन कंपाउंड कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो आधा आधा ब्रेकडाउन होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम तैयार होती है और एटीपी म्हणजे की एनर्जी भी कम तैयार होती है। बरोबर है, इज इट क्लियर? हाँ, यही बताया था यहां तक। अब देखो अनएरोबिक रेस्पिरेशन ये 3 अलग अलग प्रकार का तुम्हारी बुक में बताया हुआ है, 3 अलग अलग प्रकार का तुम्हारी बुक में बताया है। क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम देखेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, सपोज अगर ये ईस्ट मालूम है तुम सभी को, ईस्ट मालूम है ना, ईस्ट मालूम है क्या साक्षी? माइक ऑन करके बोलो। सर ईस्ट आणि बैक्टेरिया हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, हाँ, ईस्ट आणि बैक्टेरिया हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे। नहीं, यीस्ट म्हणजे क्या, तो एक फंगस का सेल्स होते हैं, ये फंगस के। देखो यीस्ट पाउडर यूज करते हैं हम बेकरी में, मालूम है कि आपको बेकरी प्रोडक्ट्स में यीस्ट पाउडर यूज करते हैं हम। कैसा, तो फॉर एग्जांपल कोई ब्रेड वगैरह अगर बनाने का है, तो वो ब्रेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो डो प्रिपेयर करते हैं ना, उसका आटा तैयार करते हैं ना, उसमें यीस्ट पाउडर डालते हैं, और वो यीस्ट पाउडर से जब वो ब्रेड बनता है ना, तो ब्रेड स्पॉन्जी हो जाता है, यीस्ट पाउडर से सॉफ्ट बनता है, इसके लिए हम उसमें यीस्ट पाउडर डालते हैं। हाँ, और यीस्ट पाउडर म्हणजे क्या, वो यीस्ट के सेल होते हैं, और यीस्ट का जो सेल होता है उसमें क्या होता है रेस्पिरेशन, कि देखो ये यीस्ट पाउडर जब आपने डाले, ओके, वो जो आटा गूंथते हैं ब्रेड बनाने के लिए, समझ रहे क्या? या फिर दूसरी एग्जांपल में तुमको बताता, अगर हम उसको दूसरी एग्जांपल में तुमको बताता कि देखो अगर हम कोई ग्लूकोज सॉल्यूशन में या शुगर सॉल्यूशन में जब यीस्ट डालते हैं, तो वहां पे रेस्पिरेशन अनाएरोबिकली होता है, और वो यीस्ट में अल्कोहल तैयार होता है, अल्कोहल, वो शुगर सॉल्यूशन का क्या तैयार होता है, अल्कोहल। ओके, तो कैसे होता है, जब यीस्ट हम शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो वो शुगर सॉल्यूशन में म्हणजे वहां पे जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है, ओके, इधर ध्यान दो बोर्ड पे, सभी इधर बोर्ड पे ध्यान दो, ये जो ग्लूकोज है इसको वो यीस्ट में क्या करता है, यीस्ट बहुत सारे एंजाइम्स की हेल्प से, सॉरी, यीस्ट में एक एंजाइम होता है जाइमेज नाम का, वो एंजाइम्स की हेल्प से ये ग्लूकोज को ब्रेक करके वो क्या तैयार करता है, अल्कोहल, म्हणजे C2H5OH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 2 एटीपी तैयार करता है, ठीक है। म्हणजे देखो यहाँ पे क्या होता है, यीस्ट सेल में जब रेस्पिरेशन होता है अनएरोबिकली विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, ओके, तो ये ग्लूकोज का कन्वर्जन काय में करता है, डायरेक्टली अल्कोहल, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, ओके। म्हणजे अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी स्टेप्स होती है, तो 2 स्टेप्स होती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ये जो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होती है ना, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS। हाँ, इधर ध्यान दो बोर्ड पे, ये यीस्ट में जब ग्लूकोज डालते हैं तो ये ग्लूकोज का कन्वर्जन 2 पायरुवेट एसिड में होता है, पायरुवेट में होता है 2 पायरुविक एसिड में, म्हणजे ये 6 कार्बन वाला 3 कार्बन वाले में कन्वर्ट हो गया, बरोबर है। ये प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस,
क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। हाँ, अनारोबिक में, मैं अनारोबिक की बात कर रहा है, एरोबिक में वो हो गया अपना पूरा, समझ रहे क्या, ये एरोबिक है। अब इधर जो बात कर रहा मैं अनएरोबिक में, समझ रहे क्या तुम। अनएरोबिक में पहले ग्लूकोज का पायरुवेट बन गया म्हणजे ग्लाइकोलिसिस हो गया। अब ये पायरुवेट का बनता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, और ये जो पायरुवेट से अल्कोहल बनने की प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, हाँ, म्हणजे एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ही स्टेप होती है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। कितनी स्टेप होती है, 2 ही होती है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस में पहले क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट बन जाता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट बन जाता है और पायरुवेट का अल्कोहल तैयार होता है जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। हाँ, म्हणजे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट से अल्कोहल तैयार होगा तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। अल्कोहल तैयार होना म्हणजे फर्मेंटेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ईस्ट में हुआ तो 2 स्टेप होती है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। ठीक है, यस और नो। हाँ, लीना, देन अगर यही अनारोबिक रेस्पिरेशन, यही अनारोबिक रेस्पिरेशन अगर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हुआ है ना, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ओके, तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, म्हणजे अगर बैक्टीरिया में हुआ, ये तो यीस्ट क्या होगा, फंगस हो गया ना, ये फंगस है, बन जाए। हाँ, अगर यही अनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया वगैरह में हुआ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये ग्लूकोज इसका कन्वर्जन पायरुवेट में हो जाएगा, म्हणजे ये जो प्रोसेस होंगी इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। हाँ, एंड दूसरी जो स्टेप है फर्मेंटेशन की, दूसरी स्टेप कौन सी है, देखो अनारोबिक में 2 स्टेप होती है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। पहला अगर ईस्ट में हुआ तो ग्लूकोज का पायरुवेट और पायरुवेट का अल्कोहल बनेगा फर्मेंटेशन में। लेकिन अगर ईस्ट के अलावा बैक्टीरिया में हुआ अनारोबिक रेस्पिरेशन तो बैक्टीरिया में ग्लूकोज का पायरुवेट बनेगा म्हणजे ग्लाइकोलिसिस होगा, एंड पायरुवेट का जो फर्मेंटेशन होता है तो पायरुवेट का उसमें बना देगा एक तो एसिटिक एसिड या विटामिन प्लस एटीपी एंड CO2। समझ में आया, समझ में आया। म्हणजे यहाँ क्या होगा कि अगर ईस्ट में हुआ तो ग्लूकोज का पायरुवेट म्हणजे ग्लाइकोलिसिस आणि पायरुवेट का अल्कोहल म्हणजे फर्मेंटेशन। अगर बैक्टीरिया में हुआ तो ग्लूकोज का पायरुवेट म्हणजे ग्लाइकोलिसिस आणि पायरुवेट का अल्कोहल के बदले में वहां विनेगर म्हणजे एसिटिक एसिड या विटामिन वगैरह बनेंगे। ठीक है, हाँ। एंड तीसरा, थर्ड, अगर ये अनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन मसल सेल्स में हुआ, ह्यूमन मसल सेल्स मालूम है तुम्हारे को, मैंने बोला था ना आपको कि अनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में मसल सेल्स में होता है, स्टार्टिंग में बोला था ना। देखो ये सेशन टाइम आउट हो रहा है, मैं इसको यहां से एंड कर रहा हूं, आप फिर से ज्वाइन हो जाओ। हाँ,
आ गए? आवाज आ रही क्या? हाँ देखो, अब अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स कौन से कि जिनसे हम मूवमेंट करते हैं, देखो मैं हाथ हिला रहा हूं तो ये मसल सेल्स, अगर हम पैर की मूवमेंट करते हैं तो हमारे पैर के मसल सेल्स, मतलब ह्यूमन सेल्स जिससे हम मूवमेंट कर सकते हैं वो हमारे मसल सेल्स होते हैं ना, ओके। तो वो मसल सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक होता है। ये हमारे इरिथ्रोसाइट म्हणजे की रेड ब्लड सेल्स, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी किससे रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। या एनारोबिक रेस्पिरेशन को मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया क्या आपको? बताया क्या? नहीं है। तो वो ह्यूमन मसल सेल्स या इरिथ्रोसाइट, हमारे जो आरबीसी से रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होने के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल सेल्स में। समझ में आ रहा? हाँ, विदाउट ऑक्सीजन वहां पे रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल सेल्स में। अब जब यहाँ विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगा, ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, तो सबसे पहले इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनता है, और ये पायरुविक एसिड का बन जाता है लैक्टिक एसिड। म्हणजे ये ग्लाइकोल एसिड हो गया, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस में उसका क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स में रिलीज होता है, बरोबर है। यहाँ पे एनर्जी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। देखो सबसे पहले तो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट इधर करो, अभी समझ में आएगा तुमको ये मसल सेल्स था। देखो हम एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह में एक्सरसाइज करते हैं, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल सेल्स ज्यादा काम करते हैं ना, ज्यादा काम करते हैं ना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल सेल्स में एनर्जी रिलीज होने के लिए ग्लूकोज ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज जब करते हैं ना हम, तब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। वो ग्लूकोज का पायरुवेट और पायरुवेट का लैक्टिक एसिड बनते जाता है, और वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होते जाता है, मिक्स होते जाता है। बरोबर है? बरोबर है। अब हम जितने एक्सरसाइज करेंगे उतना लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होते जाएगा। समझ रहे क्या? इसके लिए एक्सरसाइज करने के बाद हम देखेंगे तो हमारे को मसल्स में पेन होता है, बहुत थक जाते हैं हम, टायर्ड फील करते हैं, मसल्स में पेन होता है, हाथ पैर दुखते कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद हमारे मसल सेल में जो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है एनारोबिकली, उससे लैक्टिक एसिड बन जाता है, और वो लैक्टिक एसिड हमारे सेल्स में, मसल सेल्स में मिक्स होने के कारण हमारे मसल सेल्स जो है तो कैसे करते हैं हम? टायर्ड फीलिंग करते हैं। हमारे मसल सेल्स जो है तो पूरे लैक्टिक एसिड्स के कारण जो है तो हमारे हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारे मसल सेल्स या इरिथ्रोसाइट में जो है तो अपने ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है, म्हणजे कि वहां पे ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कम होते हैं, उसकी वजह से उसका लैक्टिक एसिड बनता है, हम थक जाते हैं। हाँ, म्हणजे देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आप देखेंगे, ध्यान दो अभी दोनों तरफ, एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज का पायरुवेट का टोटल 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल और 38 एटीपी बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन कंबाइन होता है। समझ रहे ना? जितने कार्बन होते हैं उतना ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तो इसके लिए वो ग्लूकोज 6 कार्बन वाले का 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, म्हणजे ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। बरोबर है ना? हाँ, जिसके कारण एटीपी ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में एटीपी रिलीज होती है। बरोबर है? हाँ, लेकिन यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन है, तो जिसके कारण जो कार्बन है, 6 कार्बन है ग्लूकोज के, उसका कन्वर्जन अल्कोहल में या एसिडिक एसिड में या लैक्टिक एसिड में हो जाता है, जिसके कारण एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होती है ना? हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, एनारोबिक से कम रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पार्शियली या इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है।
एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप में होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और एटीएस में। एनारोबिक रेस्पिरेशन फक्त 2 ही स्टेप में होता है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम। एरोबिक रेस्पिरेशन सभी नॉर्मल सेल्स में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन फक्त इरिथ्रोसाइट या मसल्स में होता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है ना। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? यहां तक